एसिड बेस सॉल्ट, ये चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में पहले आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, पूरा एसिड के ऊपर जितने भी टोटल सीबीएसई एनसीईआरटी में टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। एनिमेशन से समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसिड। केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड में क्या आता है? डेफिनेटली एसिड जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये ब्रैकेट में जो AQ है उसका मतलब है डिजोल्व इन वाटर, मतलब एक्वा सोल्यूशन। तो ये स्प्लिट होकर क्या आएगा? H प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो ये जो है स्प्लिट होकर दो आयन बनाएंगे। तो इसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो ऐसे आएगा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब ये जो है हाइड्रोजन का दो है, तो यहां पर दो आ गया है। ये वैलेंसी ऑफ जो सल्फेट आयन होता है वो दो होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 8 में आप वैलेंसी के बारे में पूरे पढ़े थे। अब चलिए बढ़ते हैं। ये H प्लस आयन, द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड। मतलब जो सब्सटेंस पानी में घोल के H प्लस आयन देता है उसे हम सिंपली एसिड कहेंगे। ठीक है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। अब बेस क्या होगा? मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा? Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस। और एक ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करेगा? K प्लस एंड OH माइनस। ये जो है OH माइनस आयन क्रिएट करेंगे। मतलब जो सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर होके OH माइनस आयन देगा उसको हम बोलेंगे बेस। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिड और बेस का। अब बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए एसिड आर टू टाइप्स, बेसिकली ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ओके, अब सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टर्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कहां पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि मैंगो, जैसे कि टर्मरिन, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे चीज, लेमन, ये सारे चीजों में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। ये चार्ट में बाद में करवाऊंगा। पर ये बढ़ते हैं पहले नेचर। मिनरल जो एसिड होता है उसको पहले जान लेते हैं। मिनरल एसिड क्या होता है? देखिए, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। मतलब जो के अर्थ के मिनरल से बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे HCl आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आ गया। तो ये सारे एसिड क्या होता है? डेफिनेटली हमें जो अर्थ के मिनरल से बनते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। मिनरल एसिड मतलब अर्थ के मिनरल से बनाए गए एसिड को बोलते हैं। अब चलिए, इसको हम अगर वाटर में ऐड करेंगे, ऑलवेज ऐड, इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? डेफिनेटली H प्लस आयन दे देगा। जैसे हम, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पानी के साथ अगर एसिड को मिलाया जाए तो एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। पानी में एसिड ड्रॉप लेके एक एक करके ड्रॉप मिलाना चाहिए और घोलते रहना चाहिए, नहीं तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करेगा तो ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में देखते हैं। अगर बात करें एसिड और बेस की तो हमें पता है कि एसिड H प्लस आयन देता है और बेसिस OH माइनस आयन देता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? द एसिड व्हिच गिव्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और डेफिनेटली अगर बात करें HCl की तो H प्लस और Cl माइनस आयन आ गया। तो ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड याद रखिएगा। अब देखिए, वीक एसिड किसे कहते हैं? जो जितना ज्यादा कम H प्लस आयन देगा, लेस H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। जैसे कि CH3COOH। ठीक है, तो ये CH3COOH क्या होगा? अगर इसको हम एक्वा सॉल्यूशन में देखें तो H प्लस एंड CH3COO माइनस आ जाएगा। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर बेसिकली वीक एसिड। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? डेफिनेटली हम ड्रिंकिंग पर्पस या फिर इस पर्पस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। डेफिनेटली फूड इंग्रेडिएंट्स में भी वीक एसिड का यूज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए विनीगर में कौन सा एसिड होता है और ये लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, ये सारे वीक एसिड होते हैं जो कि डेफिनेटली हमें यूज करना होता है फूड इंग्रेडिएंट में। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं तो इसको अच्छे से समझिए। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। देखिए, पहले तो है एसिड सावरिन टेस्ट। तो सावरिन टेस्ट मतलब अगर इसको आप टेस्ट करें तो इसका टेस्ट सावर निकलेगा, खट्टा। नेक्स्ट,
एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये कैसे पता चलेगा? एक बीकर ले लिया, उसमें हमने एक क्या करेंगे, एक डेफिनेटली एसिड सॉल्यूशन में डुबाएंगे किसको ना, डेफिनेटली ब्लू लिटमस पेपर को, तो क्या बन जाएगा? ऐसे रेड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक्स। मतलब अगर ये एसिड सॉल्यूशन को अगर देखें वाटर के साथ इसको मिला कि इसको इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो ये प्लस मतलब आयनाइजेशन होगा, प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 4, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। एसिड हमेशा रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मेटल ले लिया, एसिड ले लिया, तो क्या आएगा? डेफिनेटली मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होगा। एग्जांपल के तौर पे जिंक, जिंक के साथ हमने क्या ले लिया? डेफिनेटली H2SO4 ले लो, तो इसका सॉल्ट बनेगा मतलब ZnSO4 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस और मेटालिक सॉल्ट क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बारी। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। अब जिंक मेटल के साथ अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो क्या होगा? तो पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक स्टैंड ले लिया, उसके साथ एक लगा दिया एक बॉइलिंग ट्यूब, और एक ये ले लिया, थ्रो ले लिया, उसके साथ सोप सोल्यूशन है, और इसके साथ हमने जिंक ग्रैन्युअल को डाल दिया उस बॉइलिंग ट्यूब में। तो क्या होगा? इसका हमने डाइल्यूट H2SO4 से उसको फिल कर दिया। अब देखो, यहां पर कॉक लगा दिया, रबर कॉक, उसके साथ एक डेफिनेटली ग्लास डिलीवरी ट्यूब जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा? जिंक के साथ H2SO4 का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? अभी तुमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, तो ये गैस ऊपर आ रहा है, और ये डिलीवरी ट्यूब से हमें क्या होगा? इस जो यहां पर जो रखा है, जो ट्रप रखा है, यहां पर आ जाएगा, और ये बर्निंग कैंडल को हमने अगर लगा दिया तो क्या आएगा? डेफिनेटली ये जलने लगेगा। ये सोप बबल की तरह ये सॉल्यूशन में आएगा, और बर्निंग कैंडल को हमने डाला तो जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा डेफिनेटली, तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेट। जब मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और डेफिनेटली जैसे कि मेटालिक कार्बोनेट प्लस एसिड आ गया तो हमें क्या पता चला? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वाटर साथ में। तो जैसे कि मेटालिक हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर हुआ, कार्बोनेट के साथ तो पता चल गया, अगर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा? वही वाला सॉल्ट, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा? Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बनेगा NaCl, CO2 और H2O। NaCl क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो हम टेबल सॉल्ट के तौर पे रखते हैं। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर डेफिनेटली। अब देखते हैं, ये बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सोडियम डेफिनेटली यहां पर 2 लगाना जरूरी है, सोडियम का बैलेंस हो गया। अब देखो कार्बन, और डेफिनेटली यहां पर O3 ऑक्सीजन का बैलेंस करो, तो ये सारे जो है बैलेंस है, लेकिन HCl के आगे 2 लगा तो हो जाएगा। अब देखते हैं मेटालिक जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जैसे कि NaHCO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा? NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ HCl का रिएक्ट करोगे तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो ये हमेशा दिखाता है कि क्या? दैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रिस्क, मतलब ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जब मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ डेफिनेटली हमें लगाना होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना, मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है देखते हैं। अगर हमने एक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखते हैं, अगर एक क्लियर लाइम वाटर लिया है हमने, उसमें अगर हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, मतलब मिल्क की तरह दिखेगा, इसलिए मिल्की बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये अगर ज्यादा मात्रा में पास किया तो ये डिसअपियर हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है? देखो, ये जो लाइम वाटर होता है क्या होता है? CaOH का होल 2 CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिट, और ये पानी। ठीक है, अब देखो ज्यादा मात्रा में दिया तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर, तो आएगा CaHCO3 का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि सॉल्यूबल वाटर में होता है, इसलिए क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, जब किसी भी
लाइम वाटर में आप CO2 डालेंगे तो वो मिल्की दिखेगा, अगर ज्यादा मात्रा में डाल दिया बहुत देर तक तो वो फिर से डिसेपर हो जाएगा, मिल्कलेस डिसेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नंबर 6 क्या है? एसिड रिएक्ट विथ बेस और एल्काली टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस और अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर दिखाएगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, VVVI। मतलब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ये इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए कैसे बनता है, एसिड बेस रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड डेफिनेटली वाटर। चलो नंबर 7 प्रॉपर्टी में देखते हैं, एसिड रिएक्ट करेगा जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। और मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाई मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो ये आपको लिखना है कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसलिए हम इसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेटालिक ऑक्साइड आ गया और ये आ गया एसिड, तो बना क्या? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि CuO प्लस HCl, तो इससे क्या होगा? CuO मतलब कॉपर टू ऑक्साइड, डेफिनेटली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बना क्या? CuCl2 प्लस H2O, मतलब कॉपर टू क्लोराइड का बन गया, और ये क्या बना? कॉपर टू क्लोराइड मतलब सॉल्ट बन गया, और ये वाटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7वां प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस तो कैसे करता है पता ही है। अगर बैलेंस करना नहीं आता तो हमारा इस क्लास चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, डेफिनेटली जाके देख लो, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूं, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये बैलेंस बन गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या आता है? कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। जब कोई मिनरल एसिड हम क्या करेंगे और डेफिनेटली स्किन के ऊपर गिरेगा तो बर्न हो जाएगा, और ये क्लोथ वुड में जो मेटल स्ट्रक्चर है और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनको क्या करेगा? डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोरोसिव नेचर। तो ये कोरोसिव नेचर भी याद रखना है। तो मेटल जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होते हैं स्टेप बाय स्टेप पहले एक बार रिवीजन देता हूं। एसिड आर सार इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नंबर 3 में आता है कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली। नंबर 4 पे आता है हाइड्रोजन फॉर्म करता है जब क्या होता है? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली। 5वां पॉइंट आता है जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। नंबर 6 पे क्या आता है? डेफिनेटली जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। 7वां पॉइंट क्या आता है? डेफिनेटली ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। और ये 8वां पॉइंट आता है कि कोरोसिव नेचर होता है। ये 8 पॉइंट आपको याद रखने होंगे एसिड का प्रॉपर्टी के लिए। चलिए बढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? What do all acid have common? सभी एसिड में कॉमन क्या होता है ये जानने के लिए एक वाटर चेंबर में, एक बीकर में वाटर ले लो, उसमें कुछ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डिसॉल्व होकर H+Cl- आयन आ जाएगा। तो हमने कुछ ज्यादा मात्रा में मिला दिए तो ऐसे H+ और Cl- अलग होते रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिवाइड होकर H+ और Cl- होंगे। तो जितने भी H+ थे और Cl- थे चारों तरफ घूमेंगे और क्या होगा? डेफिनेटली ऐसे काम करेंगे। अब क्या होगा? देखिए HCl स्प्लिट होकर H+ प्लस Cl- आयन बनाता है, और ये जो सेपरेशन होता है इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? आयोनाइजेशन। और ये H+ आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O+। H3O+ को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये क्या होता है? क्योंकि ये H+ आयन आर नॉट स्टेबल, ये जो H+ आयन निकलते हैं स्प्लिट होके HCl से, ये स्टेबल नहीं होते, इसलिए वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ये अगर पूछे सभी एसिड में क्या कॉमन होते हैं? डेफिनेटली H+ जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन जो हाइड्रोजन H+ आयन देता है हमेशा एसिड, ये क्या सारे एसिड ही ऐसे काम करते हैं? चलिए, एक्वस सॉल्यूशन में अगर एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट करेंगे तो ये आयन में स्प्लिट हो जाएगा ना, ये तो हमें पता ही है। तो देखो, दो कंडीशन लगाए हैं, एक लेफ्ट वाला जिसमें हमने एक डाइल्यूट H2SO4 डाला है, और राइट वाला जिसमें हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है। एक जिसमें लेफ्ट वाले में जो डाइल्यूट HCl है वो क्या करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि वो स्प्लिट होगा, वो स्प्लिट होके H+ और डेफिनेटली Cl- आयन देगा।
और आयन क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई द बल्ब ऑफ दिस सर्किट इज ग्लोइंग। ठीक है, स्विच को कनेक्ट कर दिया तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन राइट साइड वाला देखो, अब राइट साइड वाले में देखो क्या होगा यहां पर, अगर बल्ब यहां पर नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि ग्लूकोज सोल्यूशन लिए हो, ग्लूकोज क्या करेगा, ये स्प्लिट नहीं होने वाला, तो स्प्लिट नहीं होगा तो आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, आयन प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हमेशा एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो क्या बना, ये H प्लस आयन हमेशा क्रिएट करेगा, जिससे कि डेफिनेटली ग्लूकोज या फिर अल्कोहल ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, चलो, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा वाटर के एब्सेंट हुआ तो। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन, मतलब H प्लस आयन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वाटर नहीं हुआ तो फिर एसिडिक बिहेवियर ये नहीं दिखाने वाला। जैसे कि मान लो 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट ले लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसके साथ कुछ ड्रॉप H2SO4 तुमने ऐड कर दिया, ये आ गया टेस्ट ट्यूब, ये आ गया H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ एक टनल लगा दिया, 1 होल स्टॉप कॉक लगा दिया, और ये बेंड ट्यूब लगा दिया, और क्या किया इसमें डेफिनेटली कुछ ग्रैन्युअल्स रख दिए कॉपर क्लोराइड का। तो कॉपर क्लोराइड ग्रैन्युअल आ गया तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से क्या होगा, यहां पर CuCl2 प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और HCl गैस प्रोड्यूस करेगा। ये जो HCl गैस होगा यहां से ऐसे निकलेंगे, ये जो HCl गैस होगा यहां से ऐसे निकलेंगे, तो ये निकलते निकलते क्या होगा, डेफिनेटली HCl गैस हमें यहां से मिलेंगे। ठीक है, HCl गैस हमें यहां से मिलेंगे। अब यहां पर अगर ड्राई लिटमस पेपर रख दिया तो क्या होगा, नो कलर चेंज, क्योंकि HCl गैस मिल रहा है, ये एसिड स्प्लिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ HCl इंटू H प्लस एंड Cl माइनस, मतलब इसको अगर H प्लस और Cl माइनस में अगर सेपरेट करना है तो उसको वाटर में मिलाना है, इसको हम आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये तब क्या करेगा, हाइड्रोजन डेफिनेटली आयन क्रिएट करेगा अगर पानी में मिला दोगे, और वो हाइड्रोजन H प्लस आयन जबकि पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा H3O प्लस। तो ये काम ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। चलिए, तो इतना तक था एसिड। इसके बाद बेसिस का बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये पूरा जो है एसिड बेस सॉल्ट का पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपको आसानी से दे देगा। चलिए बढ़ते हैं आज का टॉपिक, जो कि है बेसिस के ऊपर। एसिड का टॉपिक मैंने अब तक आपको समझा दिया है, अब बेसिस के बारे में, बेस क्या है और उसका प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए, बेस क्या है, बेस एक तरह के एल्कली होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और वो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि मान ले सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आ गया, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2, जैसे कि ये दिखता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आ गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये दिखता है डेफिनेटली, और उसके बाद आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम लिख सकते हैं NH4OH डेफिनेटली ये वाला, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। तो ये सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, उसी तरह हम आप बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। बेस क्या होता है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में मतलब पानी में साथ मिलाया जाए तो OH माइनस आयन देता है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होगा जो ज्यादा OH आयन मतलब ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलेंगे। जैसे कि NaOH, KOH, NH3। देखिए NaOH क्या करता है, Na प्लस OH माइनस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। वीक बेस जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन देगा, लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन, जैसे कि NH4OH। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एग्जांपल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो NH4OH क्या करेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस देगा। आपको हमेशा याद रखना है कि ये एग्जांपल जो है एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेफिनेटली करके जाना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का एग्जांपल। अब प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट नंबर 1 एसिड क्या था, सावर इन टेस्ट, तो बेस क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। नंबर 1 आ गया बिटर। नंबर 2 में क्या आएगा, बेसिस आर
सोपी इन टच, जैसे साबुन होते हैं ना स्लिपरी, वैसे बेसिस को भी अगर टच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लिपरी मतलब सोपी टच मिलेगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। नंबर 3, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आप बेस को अगर हम क्या करेंगे, रेड लिटमस को ये ब्लू बना देगा। ठीक है, रेड लिटमस को ये क्या बनेगा, ब्लू बना देगा। ठीक है, लिटमस पेपर को। नंबर 4, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जो है इलेक्ट्रोलाइट शो करेगा। जैसे आप किसी भी बेस का अगर क्या बोलते हैं अगर वाटर के साथ मिला दे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो डेफिनेटली याद रखना, बेसिस कंडक्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट 5वां पॉइंट, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल। बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल, जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एल्यूमिनियम बता लीजिए, जिंक बता लीजिए, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये आ गया हमारा बेस NaOH, जिसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आ गया जिंक, और इसके ये रिएक्शन, थोड़ा रिएक्शन में हीट लगेगा, इसलिए डेल्टा ऊपर में है एरो के ऊपर, ये मतलब हीट लगेगा यहां पर। तो ये बनाएगा डेफिनेटली क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बना देगा जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो बेसेस कुछ रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है नंबर 6 पे, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या बनाएगा, Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर। ये रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन, बेस और एसिड के रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, इसके साथ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इसको हमेशा याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो इसको रिएक्शन कैसे बनाएंगे, ये आ गया CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, डेफिनेटली CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। CO2 क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका ऑक्साइड फॉर्म CO2। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला डेफिनेटली पार्ट, और उससे पहले बता दूं कि बेस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी में से आते हैं, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। जितने भी प्रॉपर्टी करवाए हैं बेस के वो एकदम देख लीजिए, उसके बाद PYQ का सोल्यूशन निकालिए, तो हमेशा याद रखिए ये आसानी से हो जाएगा। ओके, सॉल्ट क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं आज का टॉपिक सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट सीखने से पहले सॉल्ट किस तरह कितने प्रकार के होते हैं एक बार देख लेते हैं। चलिए, सॉल्ट, डेफिनेटली सॉल्ट आर बेसिकली 3 टाइप्स। एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, देखिए ये सॉल्ट के पहले जो वर्ड है एसिड, उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन लेना है, और ऑपोजिट वर्जन होगा बेस का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला के एसिडिक सॉल्ट होता है, जिसका pH जो है <7 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, एसिड सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और <7 क्यों, क्योंकि pH स्केल में 7 से कम होगा तभी तो ये एसिडिक में आएगा ना, तो एसिडिक सॉल्ट बन गया। अब आता है बेसिक सॉल्ट। देखिए बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वीक एसिड होगा। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट से पहले बेसिक है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक सॉल्ट मतलब बेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, और इसका जो pH होगा डेफिनेटली <7 होगा। अब उसके बाद आता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिला के होता है और जिसका pH एग्जैक्टली 7 होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली न्यूट्रल सॉल्ट। ये तीनों याद रखिए, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, डेफिनेटली इस बार भी आने की संभावना है, अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, डेफिनेटली रॉक सॉल्ट मतलब एक सॉलिड सॉल्ट जो कि सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाया जाता है, लार्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और ये कलरफुल होता है ड्यू टू इंप्यूरिटी। इसमें इंप्यूरिटी मिला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कलरफुल, और इसको बोलेंगे रॉक सॉल्ट। अब देखिए कोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ये कोर एल्कली प्रोसेस का जो इक्वेशन है इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड के साथ अगर वाटर रिएक्ट करे
तो क्या बनेगा यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ जाता है। क्लोरीन से हमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, ये सारे करते हैं। और हाइड्रोजन से फ्यूल, डेफिनेटली अमोनिया, ये फर्टिलाइजर, ये सब सारे में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ना, क्लोरीन को इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको के सोडियम क्लोराइड, जो ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड, एक्वास जो सोडियम क्लोराइड होते हैं ब्राइन बोलते हैं। तो क्लोरीन इज प्रोसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन गैस यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को क्रिएट करने में। और इसका जो मेन कंपोनेंट है, जो कि ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। तो ये रिएक्शन बनेगा क्या, CaOH का होल 2 प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो CaOClCl या फिर CaOCl2 लिख सकता हो, उसके साथ वाटर। ये आ गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, आप देख पा रहे हो पैकेट में हमेशा मिलता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर किस तरह काम करता है, इसका यूजेस भी क्या है। पहला तो यूज देखो कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ये पेपर इंडस्ट्री में, ये या फिर जो कि क्लोथिंग इंडस्ट्री होता है, लॉन्ड्री वगैरह, यहां पर हमेशा यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2 डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर प्रॉब्लम है, इस चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, जाके देख लीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिडॉक्सिएशन किसे कहते हैं, चुटकी भर में याद हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, देखने से पूरा लाइफ इसमें दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा केमिकल इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली जो जर्म फ्री होते हैं, वाटर में जर्म फ्री होने के लिए हमेशा ही ब्लीचिंग पाउडर की यूज हम पाते हैं। तो ये तीनों यूज आपको ये अच्छे से याद रखना है, काफी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली बेकिंग सोडा कॉमनली हमें यूज कहां पर मिलता है, हम किचन में कोई भी पकोड़ा बना रहे हो, कुछ भी क्रिस्पी बना रहे हो, तो हमें ये ऐड करना होता है। डेफिनेटली जल्दी जल्दी कुक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये डेफिनेटली क्या होता है, जिसका केमिकल जो नेम होता है, जो कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहां से डेफिनेटली। और इसका प्रोसीड्यूर जो है तो क्या है, सोडियम क्लोराइड H2O के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और NH के प्रेजेंट में, तो क्या बना गया, डेफिनेटली NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा हीटिंग से हमें क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। ये हीटिंग से बेकिंग सोडा को हमें वॉशिंग सोडा बनाना है। तो बेकिंग सोडा का मैंने पहले बता दिया। अब वॉशिंग सोडा कैसे, बेकिंग करेंगे जब बेकिंग सोडा को, मतलब हीटिंग करेंगे जब, तो वो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। देखिए कैसे काम करता है। ये जो है पहला बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हीट दे दिया तो क्या आ जाएगा, Na2CO3 H2O प्लस CO2। तो ये आ गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। वॉशिंग सोडा वॉशिंग पर्पस में, बेकिंग सोडा कुकिंग पर्पस में यूज होता है। ठीक है, अच्छे से इसका फॉर्मूला और इक्वेशन देख के जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब चलिए वॉशिंग सोडा का कुछ केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है, Na2CO3, 10H2O। ये पानी का जो फॉर्मेशन होता है, एडेड होता है, ये हमेशा याद रखना, गलती मत करना है यहां पर। और ये केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट। डेफिनेटली NaHCO3, ये जो हीट देंगे हम तो बनेगा ये Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। आप देखो ये बैलेंस करना जरूरी होता है, बैलेंस कर दिया मैंने। और ये Na2CO3 प्लस 10H2O ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने से, पानी ऐड करने से क्या होगा, ये Na2CO3, 10H2O मतलब वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यूजेस देखो। पहला यूजेस ग्लास इंडस्ट्री में जो होते हैं, वॉशिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट वाला है सोप इंडस्ट्री में, साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट जो होता है पेपर इंडस्ट्री में, ये सारे इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बोराक्स जो है ना, सोडियम कंपाउंड जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोराक्स, इसको क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि डोमेस्टिक जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे चीज इससे ही बनते हैं। ठीक है, चलो। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो किसी भी जो सॉल्ट होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये देखो आ गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है CuSO4, 5H2O। ये 5H2 है ना, जो ये 5H2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं,
देखो जिप्सम CaSO4 2H2O, ये 2H2O क्या है, ये एडेड है टू वाटर, ये है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली याद रखना और डेफिनेटली इसको कर देना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, देखो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया हमने, बूंसर बर्नर से हीट कर दिया बॉइलिंग ट्यूब में रख के, तो कॉपर सल्फेट से पूरा पानी निकल जाएगा। कॉपर सल्फेट से जब पानी पूरा निकल जाएगा तो क्या होगा, व्हाइट ड्रॉपलेट क्रिएट करेगा पानी निकल जाने के बाद, तो ये पूरा व्हाइट आ जाएगा। अब फिर से हमने क्या किया, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, तो ये फिर से ब्लू कलर में आ जाएगा। किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्रिस्टल बन रहा है, ये मॉइस्चर अगर देंगे, वाटर को देंगे, तो ये ब्लू कलर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, देखो जिप्सम जो है, जिप्सम को 373 केल्विन, मतलब कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 केल्विन में 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इट लूजेस मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और हमेशा याद रखना कि बेसिकली 2CaSO4 जो होता है वो हाफ H2O के साथ एडेड होता है, इसलिए फॉर्मूला में हाफ H2O लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस डेफिनेटली क्या होता है, व्हाइट पाउडर जो कि हम वाटर के साथ मिक्सिंग करेंगे, और डेफिनेटली ये जो सॉलिड मास होता है इसका बहुत ही बड़ा यूजेस है। देखिए कैसे बनता है, देखिए ये आ गया जिप्सम CaSO4 2H2, उसको हीट दे दिया तो क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2O और वाटर, ये एक साथ ऐड होके ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो इसको बैलेंस जरूर करना, कोई भी इक्वेशन बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस। और ये जो आ गया हमारा CaSO4 हाफ H2O और हाफ H2O को मिला के, तो ये क्या बना देगा, CaSO4 2H2O। हम वापस भी इसको कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें फिर से जिप्सम मिल सकता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, दोनों ही हम कर सकते हैं। चलिए यूज क्या होता है, नंबर 1 ऑब्वियसली फ्रैक्चर होने पे हड्डी टूट गई तो प्लास्टर करते हैं ना, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। नंबर 2 मेकिंग टॉयज, खिलौना प्रस्तुत करना, जैसे कि ये वाले खिलौने तुम देख पा रहे हो, ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बने होते हैं। और ऑब्वियसली मेटीरियल ऑफ डेकोरेशन, जो घर में डेकोरेशन पीस होते हैं, तो ये वाले देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। और मेकिंग सरफेस स्मूथ, जैसे कि दीवारों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमेशा यूज होता है, क्योंकि दीवार को स्मूथ बनाने के लिए, अच्छे वाले पेंट लगाने के लिए यूज होता है। आज का टॉपिक पीए स्केल। देखिए पीए स्केल बहुत ही आसान है। पीए स्केल का क्या काम है पहले तो ये जान लेते हैं। पीए स्केल एक तरह के स्केल होते हैं जो कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है उसका पता करता है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस आर मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्केल, उसे हम बोलेंगे पीए स्केल। कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, वो क्या पता किसे करें, उसके लिए हमें मेजर करना है एक स्केल के द्वारा, उसे को हम बोलेंगे पीए स्केल। ये पीए स्केल का जो पी होता है इसको हम बोलेंगे पोटेंज, मतलब स्ट्रेंथ, ये जर्मन वर्ड है। अब ये पीए स्केल का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं, ये आ गया 0 से 14 पीए स्केल का टोटल लेंथ। 0 से स्टार्ट होकर 14 में आता है, 7 है इसका मिडिल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब 0 से स्टार्ट होकर जो 7 तक आता है, 0 से 7 ये होते हैं एसिडिक इन नेचर, और 7 से 14 होते हैं बेसिक इन नेचर। 0 के आसपास जो भी वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि मान ले 0, 1 या 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। और 7 के आसपास अगर वैल्यू हुए जैसे कि 5 या 6 तो वो होगा वीक एसिड। सिमिलरली 8 और 9 अगर वैल्यू हुए किसी सॉल्यूशन के तो वो होगा डेफिनेटली वीक बेस, और 13 और 14 क्या आया तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे कि एक गैस्ट्रिक जूस आ गया, इसका पीएच हमने मेजर किया तो क्या निकल के आया, डेफिनेटली 1, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद हमारे लिए आ गया लेमन जूस, उसका भी पीएच मेजर किया 2, वो भी स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर का अगर मेजर किया पीएच वैल्यू तो क्या निकल के आएगा 7, तो ये होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 मतलब न्यूट्रल, सिर्फ वाटर नहीं, वाटर के साथ आप मान ले
जो सॉल्ट होता है, जो शुगर होता है, वो भी पीएच 7 दिखाता है, मतलब वो भी न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं। इसके साथ आता है डेफिनेटली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच लगभग 10 के आसपास, 10.5 टू बी एग्जैक्ट। तो वो हो गया बेस, जो कि वीक बेस होगा। अगर बात करें डेफिनेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, तो उसका बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है, 14 के आसपास होता है, मतलब वो स्ट्रांग बेस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है पीएच स्केल, जो जिसका वैल्यू जितना उसके ऊपर डिपेंड करके हम मेजर करते हैं। चलिए, एक टेबल चार्ट याद रखिएगा। नंबर 1 पे जो है सलाइवा, खाने से पहले 7.4 हमेशा रहता है पीच का, जो बेसिक दिखाता है। खाने के बाद 5.8 जो एसिडिक होता है। अब 3 नंबर पे है लेमन जूस, जो कि बहुत ही स्ट्रांग, 2 और 2.5 के बीच में एसिडिक नेचर। नेक्स्ट आता है कलरलेस, जो ड्रिंक होता है, जो 6 के आसपास होता है, एसिडिक नेचर। और कैरेट जूस, मतलब कैरेट जूस जो कोल्ड ड्रिंक होता है, वो भी एसिडिक नेचर में, यही बता रहा था क्वेश्चन पॉइंट 4 में। कैरेट जूस 5.6 एसिडिक नेचर। इसके बाद आता है कॉफी 5 एसिडिक नेचर। इसके बाद आता है टोमेटो जूस 4.1 एसिडिक नेचर। और टैप वाटर 6.9 एक्चुअल एग्जैक्ट। तो ये थोड़ा एसिडिक होगा, बहुत स्लाइड एसिडिक, क्योंकि साथ नहीं है। ओके, प्योर वाटर डेफिनेटली 7 है। इसके बाद 1m NaOH, जो कि 13 पॉइंट समथिंग, मतलब ये डेफिनेटली बेसिक होगा। और 1m ACl, जो कि डेफिनेटली हमेशा 1 वैल्यू आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। ये चार्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ वैल्यू होते हैं एनसीईआरटी में, जितने भी हैं उसको मैं ये यहां पर दे दिया हूं मैक्स टू मैक्स। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पहला तो है एसिड रेन। एसिड रेन जो होगा, क्या कैसे होगा, हमारा जो बॉडी है वो 7 से 7.8 का पीएच में रहता है। अब देखो, जो एसिड रेन होता है उसमें पीएच कितना रहता है, 5.6, बहुत ही एसिडिक होता है। वो अगर एक्वाटिक लाइफ में जाए, मतलब मान ले किसी तालाब में, नदी में, तो वो क्या करेगा, तो मान ले कहीं पर हम फिशिंग, मतलब मछली का चाष कर रहे हैं, तो वहां पर अगर वो गिरेगा तो एसिडिक हो जाएगा पानी, वो मछली सारे मर जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वहां पे एसिडिक सोल्यूशन को हटाना है वो एसिडिक वाटर में। तो जैसे कि जो इंडस्ट्री होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और क्लाउड में जाके वो क्या करेंगे, H2SO पर क्रिएट करेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, HNO3 निकाल क्रिएट करेगा। तो ये सारे चीज क्या करेंगे, एसिड रेन पैदा करेगा। इससे क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल या फिर जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं जमीन में, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे इसको, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके साथ मिट्टी के साथ कुछ मिलाना चाहिए, वो हम बाद में आ रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डीके। टूथ डीके बढ़ने के लिए तुम्हारा मुंह में, हमारा माउथ में जो पीएच होता है वो 5.5 होता है, बहुत ही एसिडिक होता है। ये क्या करता है, दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं उसको डीके करने लगता है, मतलब दांत का डीके होने लगता है। इसमें बैक्टीरिया क्या कर देता है, दांत को ऐसे बना देता है हमारा। तो क्या करना चाहिए, यूज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है, डेफिनेटली बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब वाटर एंड सॉल्ट, इसलिए दांतों का जो डिके हो रहा है ये बंद हो जाएगा। इसलिए डेली टूथब्रश करना जरूरी होता है। ठीक है, डेली ब्रश करना जरूरी होता है। अब देखो स्टोमक एसिडिटी क्या होता है, हमारा पेट में ACL रहता है, हमें पता है, जो कि डाइजेशन के काम आता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो ACL पेट में रहता है, वो सारे चीजों को क्या करता है, पाचन क्रिया में हमेशा हेल्प करता है। लेकिन ज्यादा हो गया तो पेन, इरिटेशन होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एंटासिड हम खा लेते हैं। एंटासिड में क्या होता है, एंटासिड एक तरह के बेसिक होते हैं। बेस, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करे तो क्या बनता है, डेफिनेटली सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए हमारा ये जलन कम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एंटासिड, बेकिंग सोडा ऐसे खा लेते हैं। जैसे कि मान लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, एक तरह के एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक है, ये आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब सॉइल जो बात कर रहा था मैं पीएच का, देखो नॉर्मली जो बेस्ड होते हैं पीएच 7 न्यूट्रल, वो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। कोई कोई मिट्टी ऐसा है कि कुछ इधर वो एसिडिक हो सकता है या फिर अल्कलाइन भी हो सकता है। अगर वो एसिडिक हुआ तो हमें क्या करना है, तो उस जमीन पे तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ऐसे आएगा। लेकिन हमें उसमें क्विक लाइम मिला देना है। क्विक लाइम क्या है, बेस। तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली ऐसे मिलाओगे तो वो एसिडिटी घटा देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो बाद में ऐसे तुम्हें अच्छे फसल मिलने की संभावना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिडिक मिट्टी में हम बेस मिलाते हैं।
ठीक है, चलो अब सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें, देखो कुछ कुछ प्लांट, कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उसके पास एसिड होता है, वो अपने हिसाब से सेल्फ डिफेंस करने के लिए हमें एसिड दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तो कुछ मैमल्स होते हैं, जैसे मान लो ये आ गया पहला तुम्हारा हनी बी। हनी बी अगर हमें इंजेक्ट कर दे तो क्या होगा, एसिडिक उसके पास है, मिथानोइक एसिड जो बोलते हैं, वो हमारे हाथ में काट लिया तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली उसके पास जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारे जलन पैदा करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा, इसलिए। ठीक है, अब वस्प की क्या बात करें तो उसके पास अल्कलाइन है जो कि स्किन के पास इंजेक्ट करने से उसके स्किन में डैमेज हो सकता है, ऐसे ऐसे तुम्हें मच्छर काटने से भी हो सकता है डेफिनेटली। तो रबिंग एंड माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ये इसके ऊपर रगड़ना चाहिए तो ये चला जाता है। अब अगर बात करें एंट की, वो भी मिथानोइक एसिड है, वो हमारे काटने से वो भी जलन पैदा कर सकता है, हमें पता है ऐसे होता है, तो इसको डॉग प्लांट बोलते हैं, उसको लगाने से जल्दी जल्दी ठीक हो सकता है। अब ये बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि एक पत्ता है स्टिंगलिंग हेयर या फिर नेटल लिप्स, ये हमें मिथानोइक एसिड इंजेक्ट करता है जिससे बर्निंग और पेन होने लगता है। तो ये सारे कुछ जो है ये हमेशा याद रखना, ये डॉग प्लांट बोलते हैं, तो ये डेफिनेटली हमें एसिड इंजेक्ट करता है सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो ये भी एक तरह के एसिड होते हैं जो हमारे स्किन के इरिटेशन या फिर डेफिनेटली जिसको हम जलन बोल सकते हैं वो पैदा करता है। तो ये था तुम्हारा पीएच का फुल टोटल डिस्क्रिप्शन। तो ये पीएच अगर तुमने ठीक ठाक से कर लिया तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, यहां से कोई भी क्वेश्चन हो कर पाओगे। आज का टॉपिक डेफिनेटली डिपेंड करता है इंडिकेटर के ऊपर। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू येलो लाइट दिखते हैं ना, ये तीनों मेन तो ग्रीन और येलो और रेड, ये तीन लाइट हमें दिखते हैं। तो इस तरह हमें इंडिकेटर में भी तीन कलर मिलते हैं जो कि बताता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इंडिकेटर जैसे कि मान ले लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, वो बताता है किसी सॉल्यूशन में अगर उसको डिप करेंगे तो वो बताएगा कि वो सॉल्यूशन आइदर एसिडिक इन नेचर और इन बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं, पहले बताते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जैसे कि लिटमस। देखिए बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर जो यूज होते हैं वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस मतलब एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मान ले ऑब्डेंस फ्रॉम द लीचेस जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो है एक नेचुरल इंडिकेटर। तो एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड इट्स शेल्टर। याद रखना, एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड इट्स शेल्टर। तो इसका जो एग्जांपल हो गया लीचन हो गया, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये लीचन है। तो ये लीचन क्या करता है, अब प्लांट होता है जो कि एक थैलोफाइटर डिविजन से आता है। कि कहां से आता है, थैलोफाइटर से। और ये डेफिनेटली कलर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन होगा इसका पर्पल। याद रखना, ये कलर से भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कलर ऑफ द लिटमस पेपर सॉल्यूशन इज पर्पल। चलिए इंडिकेटर को कैसे पता कर रहा है या फिर कौन सा सॉल्यूशन कैसा होता है कैसे पता करें। हमने दो बीकर लिया है, दो बीकर में कुछ लिक्विड्स हैं जो कि पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। पहला हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया, डिप किया, तो वो क्या हुआ, जब डिप करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आपने डिप किया तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर वैसे ही रहता है। और दूसरा जो सोल्यूशन है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है, लेकिन रेड को अगर डिप करेंगे तो वो ब्लू बन किया जाता है। देखिए तो वो कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है हमें पता कैसे चले। तो इसके लिए सबसे आसान है एक जो सॉल्यूशन को देखना, कलर कैसे चेंज हो रहा है। एसिड जो होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। तो लेफ्ट वाला को देखिए, वो क्या है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना, एसिड। और ये राइट वाला क्या है, ये जो है बेस है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। याद रखना पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका जो आएगा बेस होगा। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ट्रांसफर कर देता है, और बेस जो होता है रेड को ब्लू में। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन एल्काली और बेस। चलिए नेक्स्ट,
नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पूछते हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से प्रिपेयर होता है? डेफिनेटली पिटूनिया, उसके बाद टर्मरिक जो हल्दी आ गया हमारा, उसके बाद हो गया जर्नियम, उसके बाद बीट रूट, डेफिनेटली उसके बाद रेड कैबेज। ये सारे नेचुरल सब्सटेंस से नेचुरल इंडिकेटर बनते हैं, याद रखना। अब चलते हैं, ये रेड कैबेज जो होता है एक्सट्रैक्ट करता है, रेड होता है एसिडिक सोल्यूशन में, बट ब्लू हो जाता है, ब्लू टू ग्रीन हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। याद रखना, रेड कैबेज रेड रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन जब भी हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो टर्न्स टू क्या हो जाएगा? ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो होता है डेफिनेटली हाइड्रा, या फिर हाइड्रा जो प्लांट होते हैं, आपको पता ही है, बायोलॉजी में डेफिनेटली पढ़े होंगे। द पावर ऑफ हाइड्रा प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड, डेफिनेटली व्हिच टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। एसिड में ब्लू रहता है और जब भी इसका बेस में टच में आता है तो वो क्या हो जाता है? टर्न्स पिंक पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली याद रखना, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो टर्मरिक की बारी। टर्मरिक हमारे व्हाइट कपड़ों पे जो लगता है ना, मान लो तुम कुछ खाना खा रहे थे, किसी कारण से ग्रेवी तुम्हारे कपड़े पे लग गया व्हाइट वाला, तो वो हमें दिखता है। अब उस पे सोप अगर रगड़ोगे तो क्या आएगा? रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जो वो दाग लगा था वो तो हल्दी के कारण से लगा था ना, तो हल्दी जो होता है एक इंडिकेटर होता है, और वो जो सोप होता है बेसिक सोल्यूशन होता है। तो ये क्या करता है? टर्मरिक का जो कलर है उसको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हम साबुन जब उसमें घिसते हैं तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब सिंथेटिक ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पूछेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर होता क्या है? देखिए, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, दो अननोन सॉल्यूशन दो मिकार में ले लेते हैं, एक में 2-3 ड्रॉप फेनोप्थेलिन इंडिकेटर डालो, जैसे कि हम ये डाल रहे हैं फेनोप्थेलिन इंडिकेटर, एंड कलर चेंज को ऑब्जर्व करो। ये हमने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। चलो आप दूसरे बीकर में जाओ, वैसे भी उसमें डालो, मिक्स करो। अब देखो कलर चेंज हो गया। तो ये क्या कलर चेंज हुआ? कलरलेस से पिंक, लाइट पिंक में आ गया। तो इससे क्या पता चलेगा कौन सा वाला एसिड है, कौन सा वाला बेस है? एसिड जो कलर नहीं चेंज करता था वो होगा, और जो कलर चेंज कर दिया उसको हम बोलेंगे बेस। तो फेनोप्थेलिन इन एसिडिक सॉल्यूशन नो कलर चेंज, बेसिक सॉल्यूशन कलर चेंज होता है। तो जैसे कि फेनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूसिन हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल के तौर पे याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज आ गया, फेनोप्थेलिन आ गया, आप डायग्राम में पिकअप पिक्चर भी देख सकते हैं। चार्ट जो मैं दे रहा हूं दिमाग में पूरा बैठा लो, यहां से क्वेश्चन 200% बनते हैं। पहला जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता, ब्लू में क्या? टर्न्स ब्लू। मैं पहले फिर जो चार्ट बोलते हैं यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। सैंपल जो HCl का है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज में टर्न्स रेड। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी कि इतना टॉप, इतना सारे कुछ दिमाग में रहना है। हाँ रहना है, रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। H2SO4 ये भी एक एसिड है, तो डेफिनेटली रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, और ब्लू में ब्लू आ जाएगा, फेनोप्थेलिन में कलरलेस, और या इसमें मिथाइल ऑरेंज में रेड। देखो HCl और H2SO4 दोनों ही सेम कलर चेंज दिखा रहे हैं सारे कंडीशन में। HNO3 और एक एसिड आ गया, फिर नो कलर चेंज, डेफिनेटली टर्न्स ब्लू, कलरलेस, और ये टर्न्स रेड। देखो तीनों जो एसिड मैंने डाला है, रेड लिटमस पेपर पे एक ही चेंज है, नो चेंज। ब्लू में सारे ब्लू, फेनोप्थेलिन में सारे कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज में टर्न्स रेड। आसानी से ऐसे याद रखना है। इसके बाद CH3COOH, उसका ही नो चेंज, रेड लिटमस पेपर पे। ब्लू लिटमस पेपर पे डेफिनेटली सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा, फेनोप्थेलिन में कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज में रेड ना होके ये पहली बार आपको दिखाई दे रहा है कि ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, CH3COOH एसिडिक एसिड। ओके, चलो नेक्स्ट बात, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? टर्न्स ब्लू, रेड में ब्लू हो जाएगा, और ब्लू में क्या? नो चेंज, क्योंकि ये बेस है तो ब्लू में तो चेंज नहीं होने वाला। फेनोप्थेलिन में टर्न्स पिंक, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा? टर्न्स येलो। NaOH का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड लिटमस पेपर पे डेफिनेटली ब्लू बनाएगा, और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बेस खुद बिग बेस है, और फेनोप्थेलिन में पिंक आ जाएगा, यहां पर भी येलो आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज पे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेम, टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक एंड टर्न्स येलो।
ये सारे बेस जो होते हैं एक ही तरह के कंडीशन दिखाते हैं, ये आ गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली ब्लू, नो चेंज, पिंक, येलो। देखो जितने भी एसिड हैं एक तरह के दिखा रहा है, जितने भी बेस हैं एक तरह के दिखा रहा है। तो ये एसिड और बेस का चार्ट आपको याद रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली ब्लू, नो चेंज, पिंक एंड येलो। ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चन 200% गारंटी बनेंगे ही बनेंगे, यहां से आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे आपको एक सिस्टमेटिकली याद रखना है कि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, एसिड सैंपल के हिसाब से एसिड ले रहे हैं या फिर बेस ले रहे हैं, उसके हिसाब से अपना चार्ट याद कर लो। अब चलो बढ़ते हैं। दो हमने ग्लास ले लिए जिसमें बीकर ले लिए जिसमें कुछ सोल्यूशन है, दो ऑनियन का स्लाइस ले लिया, ठीक है। अब ऑनियन का स्लाइस हमें पता है कि पंजेंट स्मेल में आता है, तो हमें स्मेल मिलता है। पहला वाला बीकर में, ठीक है, पहला वाला बीकर में हमने दोनों को और दूसरा वाला बीकर में एक साथ डुबो दिया, मतलब डिप कर दिया। डिप करने के बाद देखोगे जो इस तरफ राइट वाला है, यहां का जो ऑनियन का स्मेल है वो गायब हो गया, लेकिन लेफ्ट वाले में जैसे था वैसे ऑनियन स्मेल मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा, ऑनियन स्मेल वैसे का वैसा है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में विलीन हो गया, मतलब नहीं है अभी। तो एसिड है लेफ्ट वाला जिसमें ऑनियन का स्मेल अभी भी आ रहा है, और राइट वाला जो है वो बेस है जिसमें जो ऑनियन का स्मेल है वो चला गया। क्यों? ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेटली इसको हम बोलते हैं एक तरह के ऑली फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जिसमें एसिड सोल्यूशन में वो जो स्मेल होता है वैसा ही रहता है, लेकिन बेस सोल्यूशन में उसका स्मेल चला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से बहुत बार तुम्हें क्वेश्चन आएंगे। तो ऑनियन हो गया, ये ऑनियन में क्या होगा फिर से बता रहा हूं, एसिड सोल्यूशन में जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होंगे उसमें स्मेल रहेगा जैसे कि था वही रहेगा, लेकिन बेस में वो स्मेल चला जाएगा। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के तौर पे कौन कौन सा आते हैं, देखो पहला ऑनियन आ गया, उसके बाद आ गया क्लोव, उसके बाद आ गया वैनिला एसेंस, ठीक है, और ये यूकलिप्टस, डेफिनेटली जिसको हम नीलगिरी बोलते हैं। ये चार ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल याद रखना, बहुत बार पूछा है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, substances whose order changes in acidic और बेसिक मीडियम आर नोन एज, ठीक है। तो चलो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, लेकिन एसिड मीडियम में डुबाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बेसिक मीडियम में वो अपना जो स्मेल है गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के हम लोग क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर आर नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या होता है, ऐसे होता है। अब ये क्या काम करता है, देखो एसिड और बेस दोनों तो है ही, पीए स्केल तो तुम पढ़ चुके होंगे, मेरा वीडियो भी आ गया है चैनल पे देख लेना। 7 जो होता है पीए स्केल का न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, 1 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक बेसिक सोल्यूशन। तो जितना भी 7 से दूर जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जैसे कि 0 1 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 के आसपास जो है वो वीक होगा, मतलब 5 या 6 अगर वैल्यू आया तो वीक एसिड, और 8 9 वैल्यू आया तो वीक बेस है। तो ये क्या काम करेगा, सिर्फ ये बताएगा नहीं ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये बताएगा उसका स्ट्रॉन्गनेस, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कितना वीक एसिड है या फिर कितना वीक बेस है, ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही पता चलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल के इंडिकेटर का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने करवाया ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर टोटल, और या फिर इंडिकेटर के ऊपर टोटल जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा क्लास 10 के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके ऊपर। ये अगर करके अब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सोल्यूशन देख लो एक बार, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तुम्हें फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।